हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे। जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट डाला है आज, उनका नाम है अक्षय भैया। ठीक है, अक्की नरेटर नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है, बहुत फेमस है। ठीक है, एंड राइट नाउ ही इज़ डेटा साइंटिस्ट एट ऑप्टम। इन्होंने अमेजोन में भी काम करा हुआ है। ठीक है, एंड क्रेजी बात पता है क्या है, लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको ट्वेल्थ के पहले ही पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। उनके पास कंप्यूटर वगैरह होता है, उन पे एक्सेस होता है कि क्या क्या चीज़ होती है, ए एम एल वगैरह। भाई इन पे जो लैपटॉप आया था, इन्होंने जो पहला लैपटॉप खरीदा था, ठीक है, वो सेकंड ईयर के बाद, मतलब सेकंड ईयर के बाद खरीदा था। ठीक है, ये बताएंगे आगे पूरे पॉडकास्ट में। और इन्होंने ट्वेल्थ के बाद फ़ोन से पढ़ना स्टार्ट करा था, ये सब चीज़ें है ना। एंड भाई इतना पढ़ लिया था, इतना पढ़ लिया था, मतलब लोग ये लोगों को पढ़ाते थे, मतलब शहर से लोग पढ़ने आते थे इनसे। ठीक है, इन्होंने बहुत लोगों को पढ़ाया है। एंड भाई बहुत मतलब डीप इंसाइट है इनका। मतलब जो मेरे पे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि भाई डेटा साइंटिस्ट को लाओ किसी, आप एसडी को तो ला रहे हो, तो भाई ये है। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट अगर तुम बनना चाह रहे हो तो ये तुम पूरा पॉडकास्ट देखो, इसमें तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। एंड यही है, तो पूरा देखो, मज़ा आएगा पूरा देखने में। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अक्षय गायकवाड़ भैया। सो इनकी क्रेजी जर्नी है, तो हम इनकी जर्नी जानेंगे कि हम इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। ही इज़ डेटा साइंटिस्ट एट ऑप्टम। इन्होंने अमेजोन में भी काम करा हुआ है। ठीक है, एंड इनका क्रेजी बात बताऊँ क्या है, इनकी ये फार्मा बैकग्राउंड से हैं। देन उससे इन्होंने टेक में कदम रखा है। एंड ये मतलब बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, क्योंकि इनको पहली बात, इनकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह में इतने टेक वाले लोग थे भी नहीं जो उनको बता पाए कि भाई क्या क्या चीज़ें करनी है। एंड इनको उन्होंने बताया, जो उनको फ़ोन का एक्सेस मिला था वो भी ट्वेल्थ क्लास के बाद मिला था। तो उनको पता लगा था कि एआई ये होता है, एमएल ये होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। देन इस डोमेन में घुसे वो, एंड उसमें अब ये बूम मचा रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत क्रेजी स्टोरी है इनकी। ठीक है, तो उनकी हम जानी चाहेंगे कि अगर आज के टाइम पे किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है तो वो कैसे बन सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकता है। वेरी एक्साइटेड भैया, टू बी इंटरव्यूड बाय यू। बहुत दिनों से मैं थैंक यू। मैं तेरी बहुत सारी ये भी देखा था, रील्स वगैरह देख रहा था। मैं सोच रहा था हाँ मैं हाँ, भी कांटेक्ट करूंगा, बट तूने ही कांटेक्ट कर दिया। देख वो लो। बड़ी क्रेजी चीज थी। जी, बिल्कुल। सही सही, तो अपना इंट्रोडक्शन अगर बता पाओ, हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रही होगी जैसे। ठीक है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अक्षय गायकवाड़। मैं मोस्टली महाराष्ट्र से आता हूँ, नासिक महाराष्ट्र से। फार्मर बैकग्राउंड से हूँ जैसे बताया। एंड 11th 12th मेरी लोकली हुई। उसके बाद में भी मैं टियर 3 कॉलेज में था, नासिक में, चांदवड़ में। उसके बाद में मैं अमेजोन में एंट्री करी। उससे पहले मैं टीचिंग वगैरह भी करता था। मोर देन लाइक 1000 स्टूडेंट्स को मैं ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन भी काफ़ी सारे लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मैं जनरली कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स भी कभी कभी लेता हूँ, बट वो जनरली अभी कम हो चुकी हैं। उसके अलावा मोस्टली मैं जेन एआई और एजेंटिक एआई इसके पास में अभी इस वक्त उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। शुरुआत से ही मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना था। मेरे को लगा था कि मेरे को पता नहीं था कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बट फाइनली अभी एज अ डेटा साइंटिस्ट में नाम लगा के घूम रहा हूँ, तो काफी बढ़िया लग रहा है। तो ये एक चैनल है अक्की नरेटर बोल के, मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, जो कि अराउंड 11 12 13 के आसपास है। और एक दूसरा पेज है जो कि अक्की बोलते हैं, वहाँ पे अराउंड 21 के 22 के है, जहाँ पे मैं लोकल रीजनल कंटेंट डालता हूँ। मैं जनरली कोर्स सेल नहीं करता। शुगर कोटिंग नहीं होती भाई मेरे से। मैं जो भी है वो ब्लंटली मैं डालता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। सो अभी तो अब तक प्रमोशंस वगैरह मैं नहीं लेता हूँ, और मैं ले भी नहीं रहा हूँ, शायद आगे जाके लूंगा। बट मेरे को कोई भी कोर्स सेल नहीं करता है बच्चों को। मैं जैसे सीखा हूँ, मैं अब तक कोई कोर्स खरीदा नहीं हूँ, मोस्टली विदाउट यूट्यूब से ही सीखा हूँ और दूसरी जगह से सीखा हूँ। तो हर नॉलेज अभी तो फ्री है, तो मैं फ्री नॉलेज पे विश्वास विश्वास करता हूँ। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मतलब ट्वेल्थ से पहले आपका क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे आप पढ़ाई वगैरह में थे। देन आप कॉलेज में घुसे तो आपका क्या क्या माइंडसेट बना, कैसे कैसे आपने शुरुआत करी ये सब चीज़ सीखने की। सो जब आप रीजनल जगह से आते हो, तो मोस्टली वहाँ पे कंपटीशन भी रीजनल ही होगा। आपको पता नहीं रहता है कि हम्म, एक्चुअल कंपटीशन है क्या। आपको वही हम्म, होता है कि भाई ये बंदा है, ये मेरा कंपटीशन है, ये है एक लड़की, ये सबसे होशियार है पूरे टाउन में, तो इससे ही कंपटीशन है। तब तक वही होता था। और 10th में मैं ठीक ठाक था, स्टडी वगैरह करता था। 11 12th में स्टडी थोड़ी कम हो गई थी। और जैसा मैं बोला कि मैं थोड़ा सारी चीजें संभालनी पड़ती थी वो टाइम पे। मेरा गांव जो था और जो कॉलेज था वो अराउंड 6 7 किलोमीटर होता था। तो मैं कभी साइकिल से चला जा रहा हूँ, कभी पैदल भी जाना पड़ता था, तो वो सब चीजें थी। तब तक मेरा ऐसा था कि पता नहीं मैं जाऊंगा आगे नहीं जाऊंगा। इंजीनियरिंग करने के पैसे है नहीं है वो भी नहीं पता था। तो मेरे फादर बोलते थे भाई आईटीआई कर ले, तो एटलीस्ट पैसा कम लगेगा अपने को, और तू कहीं पे एटलीस्ट ज्वाइन तो कर लेगा, 30 20 30
1000 भी मिल गया मंथली तो बहुत हो गया अपने लिए, तो वही था माइंडसेट। और मेरे फादर के पास भी कोई स्मार्टफोन था नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर की तो बात ही नहीं रही फिर। तो हम लोग वही वही फादर के बाद भी बटन वाला फोन सब वैसे ही चल रहा है। और 12th के बाद मैं फादर को बोला कि पापा देखो, मैं तब तक ये था कि भाई आजू बाजू में क्या चीजें चल रही है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लग गई थी। मैं बोला कि पापा मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो अपन कर नहीं पाएंगे कुछ। और मेरा ऐसा था कि जिस दिन मैं पास आउट हो गया उसके सेकेंड डे मेरे को मेरे पास में पैसा आना चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा ये जब जो चीजें होगी। लोन लेने वाला हूँ, ये सब चीजें लेने वाला हूँ, तो सेकेंड डे मैं को अर्न करना है। तो उसके लिए मेरे को लगा कि इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। फार्मा या फिर डॉक्टर के सेगमेंट में गए तो टाइम लगता है भाई उन चीजों के लिए, तो मैं बोला इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है। फिर मेरे को पापा ने फोन खरीद के दिया। मेरे पास रेडमी नोट 9 था, 13,000 का आता था वो टाइम पे। वो फर्स्ट स्मार्टफोन अभी भी है मेरे पास, मैं अभी तक वही यूज करता था एक्चुअली। तो वो सबसे फेवरेट फोन मेरा, उसी पे मैंने जो भाई स्टार्ट करा फिर ढूंढना सारी चीजें, उसी पे मैं कोर्स भी कर रहा हूँ, सब चीजें उसी पे कर रहा हूँ। उस टाइम पे ये कोरोना वगैरह आ गया था, तो काफी सारी चीजें चल रही थी साइड बाय साइड। उसमें सीएटी में मेरे को मार्क्स बहुत कम गिर गए, क्योंकि सीएटी तो मेरे को देनी भी नहीं थी। मेरा दोस्त गया था इसलिए मैं सीईटी देने चला गया था, मेरे को ये नहीं पता था कि सीईटी की इंजीनियरिंग में जाने के लिए सीईटी लगने वाली है मेरे को। तो मैं था कि चलो भाई चल रहा है, लाइफ मस्त चल रही है। फिर जब फोन आया तब दिखा भाई ये तो लाइफ ही नहीं है अपने को, जो जो मिनिमम चाहिए जीने के लिए उन चीजों को अपन लग्जरी समझ रहे हैं। फिर मैं सोचा कि अब कुछ निकलते हैं, कुछ करते हैं। फिर उसके बाद मैं सोचा कि इंजीनियरिंग में एक बार एडमिशन ले लेता हूँ। मेरे को ये पता था कि कॉलेज मेरे लिए मैटर नहीं करेगा, मेरे को बस ये है कि मेरे को नॉलेज चाहिए और डिग्री चाहिए। नॉलेज मैं ले लूंगा, मेरे को पता था, बस डिग्री चाहिए थी, इसलिए मैं कॉलेज जाने वाला था। तो मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में भी इतना ज्यादा ये नहीं था कि भाई टीचर स्टाफ है नहीं पूरा, तो ज्यादा होता नहीं कि तेरे को बैठना ही पड़ेगा क्लास में, ऐसा कुछ नहीं था। तुम तुम्हारा हिसाब से स्टडी करो, तुम करो तुम्हें जो करना है। तो मैं भाई पूरा यूटिलाइज कर लिया वो 4 साल की। एमएल, डेटा साइंस, जेएनएआई, जो चैट जीपीटी का अर्ली बर्ड एक्सेस था, मतलब जो स्टार्टिंग में आया था चैट जीपीटी, तब किसी के पास एक्सेस नहीं था, कुछ 40,000 लोगों को दिया था उन्होंने स्टार्टिंग में। तो उसमें भी अप्लाई करा था, वो मेरे को मिल गया। वो जो मिला मेरे को लगा भाई ये क्या मिल गया मेरे हाथ में, कुछ ऐसा शक्ति वक्ति आ गई है, मेरे को ऐसा लगा था वो टाइम पे, क्योंकि बहुत न्यू था भाई। एलएलएम है, बात कर रहे हैं अपन, वो काफी न्यू था। तो वो चीज हुई। फिर मेरे को फैसिनेट कर गया ये जेएनएआई एलएलएम सेगमेंट। फिर मैं सोचा कि चलो इसी में करते हैं, बट मैं ट्रेडिशनल में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो ट्रेडिशनल में फिर एंट्री करा। थर्ड ईयर तक मेरा काफी बढ़िया हैंड्स ऑन हो गया था सारी चीजों पर, मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने लग गया था। और मैं वेब डेवलपमेंट वगैरह में भी काफी बढ़िया था, डीजेंगो और फ्रंट एंड वगैरह मैं कर लेता था। तो मेरा था कि भाई चलो अभी अपना सब सेटअप तो हो चुका है, अभी बस अपने को एक जॉब चाहिए। बट टीयर 3 कॉलेज है, जॉब तो मिलेगी नहीं। फिर ऑफ कैंपस जाओ, ऑफ कैंपस ढूंढो क्या है क्या नहीं। साइड बाय साइड टीचिंग भी चल रही है, तो वो सब चल रहा है। फिर एट द एंड हम्म। रेफरल वगैरह थ्रू अमेजोन में भाई एंट्री करी, वहां पे 1 साल दिया, एंड देन ऑप्टम में आया। तो ये थ्रू आउट जर्नी थी मेरी। जैसे आप पे 12th से पहले आपको पता नहीं था ये सब चीज़ें, एमएल होती है, एआई होता है, डेटा साइंस क्या होता है। देन आपने फ़ोन का एक्सेस आया आप पे स्मार्टफ़ोन आया, आपने देखना चालू करा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने हाँ, आइडेंटिफ़ाई करा कि भाई यही फ़ील्ड है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि एसडी बनना है, कुछ लोग होते हैं कि भई हमें तो वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, वीडियो एडिटिंग करेंगे, फ़ोटोशॉप वगैरह चलाएँगे, ठीक है? तो आपने ये आइडेंटिफ़ाई कैसे करा कि भई आपको डेटा साइंटिस्ट ही बनना है? मैं सच्ची बताऊंगा, मैं मतलब बहुत लोगों को लगेगा भाई क्या बात कर रहा है, बट 12th में ना मेरे एक टीचर थे। तो उनका एक काफी अलग फिलोसॉफी थी। मैं बहुत बार उनका नाम लेता हूँ। उनका ये था कि भाई तुम ना पैसा कमाओ, ठीक है, मतलब ऐसा लग सकता है बहुत लोगों को क्या बोल रहा है भाई, बट उनकी फिलोसॉफी अलग थी कि भाई तुम पैसा कमाओ। कि तुमको पसंद क्या है ना, ये सब मत देखो कि भाई मेरे को ये पसंद है, मतलब आज तुमको आलिया भट्ट पसंद आ रही है, कल को कटरीना कैफ आएगी पसंद, मतलब चेंज हो जाती है प्रेफरेंस। तुम ये देखो कि कहाँ पे तुम सरवाइव करने वाले हो अगले 40 साल। तो वहां पे मेरे को था भाई सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, 2019 था वो, कि क्या होगा टॉप आईटी में, अगर टॉप पे जाना है, टॉप सैलरी क्या किसको मिलती है। मैं सर्च कर दिया गूगल पे, और वो टाइम पे भाई डेटा साइंस अलग बूम पे था। डेटा साइंस मतलब गॉड समझते थे, डेटा साइंटिस्ट ही है, तो भाई ये साइंटिस्ट हो गया, ऐसा रहता था। वहां पे देखा भाई 20, मतलब सैलरी उनकी करोड़ में थी, वो टाइम पे भी करोड़ में दिखती थी सैलरी। मैं बोला भाई ये है चीज, बट कुछ पता नहीं है डेटा साइंस के बारे में। फिर मैं उसको डिस्कवर करने लग गया कि भाई अगर डेटा साइंटिस्ट ही बनना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या है। फिर स्लोली स्लोली
उस सेगमेंट में चला गया कि अच्छा एआई, डेटा साइंस, तब लोग उतना ज्यादा उसको डिस्कवर नहीं कर रहे थे। और वो टाइम पे फार्मेसी वगैरह का भी काफी बूम था, तो लोग वहां पे ज्यादा जा रहे, फार्मेसी या फिर एमबीए वगैरह की तरफ ज्यादा थे। तो मेरे को ये था कि भाई डेटा साइंटिस्ट सबसे ज्यादा पैसा मिलता है वहां पे, तो मैं यही करूंगा, वो था। तो उस माइंडसेट से मैं आईटी में या फिर इस सेगमेंट में आया था। तो आप नहीं, कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि जैसे हमें पाइथन की लैंग्वेज होती है, हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है। आप कैसे-कैसे हम्म मैनेज करते थे वो सब चीज़ें? वो क्या हुआ, मेरे को पता चल गया कि भाई स्मार्टफोन में देख तो रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है, बस मैं देख रहा हूँ। जैसे सी प्लस प्लस का मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने क्या करा ना, मैं मेरे वहाँ पे एक मैथ, जो हमारा कॉलेज था, लोकल कॉलेज था, वहाँ पे एक टीचर थे हमारे, वो कंप्यूटर पढ़ाते थे। उनके पास कॉलेज के लैब का एक्सेस रहता था। तो मैं उनके पास गया, बोला सर देखो मैं ऑलरेडी, आपको पता हूँ मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, आपको पता है मैं कितना स्ट्रगल करता हूँ हर चीजों में, आप मेरे को हेल्प कर सकते हो क्या? वो बोले किस किस क्या हेल्प चाहिए तेरे को? मैं बोला कि सर मेरे को ना आप बस 1-2 घंटा रोज, 2-3 घंटा ना मेरे को कॉलेज में बैठने दो, बस ऐसे ही। मैं आपके कंप्यूटर्स पे बैठूंगा लोकल पे, वहां पे मेरे को एक पीसी दे दो, मैं वहां पे बैठ के आधा 1 घंटा ट्राई करा करूंगा, मेरी जो थोड़ी बहुत स्टडी करा करूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं चाहिए, इंटरनेट एक्सेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं थोड़ी देर के लिए उतना मेरे को करने दो। वो सरप्राइजिंगली वो बोले कि ठीक है तू आके बैठते जा, कोई इशू नहीं है, एक्सेस है मेरे पास लैब का, तो मैं वो मैनेज कर लिया करूंगा। तो मैं वहां पे बैठने लग गया, मैं काफी 1-2-3 महीना मैं वहां पे बैठता था कि भाई चलो कुछ यहाँ पे ट्राई कर लूं। उस टाइम पे पाइथन मेरे को आ गई थी, क्योंकि पाइथन में क्या आई भाई, एक एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बहुत हो गया मेरे को लगता है, अगर प्रैक्टिस करी जाए ढंग से बैठ के। मेरे को ये था कि बस पाइथन सीखनी है, बाकी कुछ था ही नहीं ना लाइफ में। भाई मेरे को पाइथन सीखनी है, पाइथन मतलब मेरे लिए ये था कि अ, अचानक से मैं अलग बन जाऊंगा सब लोगों से, पाइथन सीख ली तो वो टाइम पे। तो मेरे को ऐसा था कि वो पाइथन करते हैं। फिर उन वहां पे बैठ के मैं पाइथन वाइथन करता था, और घर पे आके मैं देखता था कि अच्छा ये है, मैं कोड लिखता था, कोड लिख के रखता था बुक्स पे, पूरा देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर ली कि देखो किस तरीके से आता है, बिना देखे आता है कि नहीं, वो सब चीजें चलती थी। तो ये सब हो रहा था वहां पे। वो टाइम पे मेरे को सर बोले थे कि पीएचपी सीख ले, मैं फिर स्टडी करा पीएचपी में, मतलब अभी मैं पीएचपी नहीं सीख रहा, मेरे को पाइथन सीखनी है, मेरा गोल कुछ अलग है, मैं उसी के थ्रू जाऊंगा। तो इस तरीके से जब एक्सेस नहीं था तो मैं वही चीजें करता था, कॉलेज में भी मैं 2 साल तक वही कर रहा था। हमारे एचओडी को बोला कि सर मेरे को है नहीं, मेरे को लैब का एक्सेस चाहिए। सर बोले ठीक है, तो तू 5 बजे, कॉलेज 5 बजे छूटता है, 5 बजे के बाद 6:30 बजे तक तू लैब में बैठ सकता है। मैं उनसे एक्सेस लेके रोज 6:30 बजे तक लैब में बैठता था कॉलेज के, और वहीं पे फिर प्रैक्टिस करो, जो भी तुम पढ़ के आते हो रात में, जहाँ पे भी पढ़ के आते हो वहां पे काम करो, इस तरीके से। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि लोग गिव अप ही कर देते हैं कि भाई उनका उनको लैपटॉप ही नहीं है, तो कहते हैं कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो आपने बिल्कुल मैं तो तिकड़मबाजी से मतलब मैं तो बढ़िया। फोन में भी करता था, फोन में भी काफी ट्राई करा मैंने, बट वो हुँ, उतना ज्यादा एफर्ट लग रहा था कि आउटपुट उतना नहीं था फोन पे। कि भाई मैं मैं कीबोर्ड लेके आया 100 रुपए का, वो ओटीजी से ज्वाइन करके कुछ कर रहा हूँ, बट वो बड़ा ये था, मतलब भाई ऐसा तो मैं सीख ही हुँ, नहीं पाऊंगा सालों सालों तक। तो फिर मैं इस पर स्विच कर लिया। फोन से भी हो ही जाता है, काफी लोग करते हैं फोन हुँ। पे, मैं देखा हूँ, मेरे दोस्त वोस्त देखा हूँ और स्टूडेंट्स देखा हूँ मैं, वो फोन पे करते हैं काफी लोग। अच्छा, ओके। जो ऑनलाइन कंपाइलर्स वगैरह होते हैं, उस पे करते होंगे या वो। ऑनलाइन हुँ। कंपाइलर, यस। आपका पहला लैपटॉप कब लिया, मतलब वो चीज़ बता? पहला लैपटॉप मैंने सेकेंड ईयर के मिड सेम या फिर एंडिंग में लिया था। तब मेरे को लगा था कि अभी बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी हो चुकी है खुद के लैपटॉप की, क्योंकि अब मैं स्केल थोड़ा बढ़ रहा था मेरा, मैं बहुत चीजें करना ट्राई कर रहा था। तो मेरे को लगा, मैं पापा को बोला ऐसा ऐसा है। तो हमारी मतलब जो ये है, जमीन है वो ज्यादा नहीं है, स- कुछ एक लिमिटेड जमीन है, उससे ये भी उतना ही आता है, रेवेन्यू भी उतना ही है जमीन का। तो एक पूरा रेवेन्यू जो था वो अराउंड 80-90 था। तो मैं बोला पापा ऐसा ऐसा है, पापा बोले ठीक है, इस बार का अपन उसमें डाल देते हैं, लोन्स वोन्स बाद में चुका देंगे। तो वो बोल के वो लैपटॉप लिया था, इसलिए मैं तेरे को बोला ना इतना ज्यादा मेरे पास क्यों था वो, तो वो लैपटॉप मेरे लिए भाई सब कुछ था। वो लैपटॉप मतलब मेरे लिए ऐसा था कि अब तक सबसे महंगी चीज जो मैंने खरीदी है मेरे लिए वो लैपटॉप था 70,000 का। और वो आसूस टफ लिया था मैंने, गेमिंग था, ओह! बिकॉज मैं काफी सारी चीजें ना उसमें मतलब उतना वो चाहिए उसमें, अगर तू मॉडल ही ट्रेन कर रहा है, तेरे को इतनी सारी चीजें करनी है तो उतना पावर चाहिए। तो मैं आसूस टफ लिया था, asus टफ F15 था।
वो लिया मैंने फादर को बोल के। हमने काफी, मैंने ट्राई करा कि सेकंड ले लूं, MSI का भी एक सेकंड देखा था, बट वो भी अराउंड 30-35 जा रहा था, 50 जा रहा था, और उसमें स्पेसिफिकेशंस मेरे को जो चाहिए वो नहीं थे। पापा बोले जान दे, ले लेते अपन एक लैपटॉप, देख लेंगे जो होगा, हुँ, इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा तो कोई इशू नहीं, अपन ले लेंगे। तो वो लैपटॉप मैंने लिया था। बहुत ज्यादा हुँ, रिस्क था, 70,000 का रिस्क लेना मेरे लिए ऐसा था कि भाई मैं, अभी इसका आउटपुट नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा, वो बर्डन आ गया था मेरे पे। भाई 70,000 का हुँ, लैपटॉप ले रहा हूँ मैं खुद के लिए, है। तो वो अलग था। वो हो गया कि मैं एक, काफी सारे वो टाइम पे मैं कॉलेज में काफी एक नोन पर्सनैलिटी था कि भाई ये है, और काफी सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। मेरे को था कि मैं वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इनिशियली वो एक चैटबॉट था कि भाई कॉलेज का ये बनाना है। एंडिंग होते होते हमारे पास ऐसा हो गया था, उसको एक रोबोट बनाते अपन, एक फुल्ली फंक्शनल जो बात बात कर पाए, आइज वाइज मूव कर पाए, इमेज डिटेक्शन वो सब करना था उसके साथ में। तो उसका मैं पूरा कोड लिख रहा था वहां पे, और मैं पूरा उसमें घुस चुका था, मेरे को करना है। और फिर उस टाइम पे अचानक से मेरा लैपटॉप चोरी हो गया मेरे रूम से। सीसीटीवी वगैरह हुँ, सब है। तो भाई मैं बस, मेरा लैपटॉप चोरी हुआ, को पता चला चोरी हुआ, सीसीटीवी में देखा एक बंदा लेके चला गया है। भाई मैं रोने लग गया वो टाइम पे, मेरे से हुआ ही नहीं, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है। लोग बोल रहे भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है हो जाता है, बहुत लोग का जाता है। मैं बोला नहीं भाई, मेरा सब कुछ चला गया है उसमें, लैपटॉप नहीं, कोड तो मैं दो और एक हफ्ते में फिर से लिख लूंगा, बट वो लैपटॉप चला गया, अभी मैं क्या करूंगा। वो टाइम पे भाई मैं रो दिया, मैं पापा को फोन करा, बोला पापा लैपटॉप चोरी हुई है। पापा बोले हाँ तो डोंट वरी, क्या हुआ, लैपटॉप चोरी हो गया है, तू तेरा तेरे तो तेरे को थोड़ी कुछ हुआ है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, लैपटॉप चोरी हो गया जान दे। बोला नहीं पापा, 70,000 का लैपटॉप अपन ने खरीदा था, ये था वो था। पापा बोले भाई तू चुप हो जा पहले, तू ये लैपटॉप लैपटॉप का छोड़, तेरे को और एक मैं लेके दूंगा, तो एक मेरे को एक महीना दे, मैं और एक बार लेके देता हूँ तेरे को, लैपटॉप का टेंशन मत ले। और वो टाइम पे मेरे को था ही नहीं कि मैं कैसे लैपटॉप लूँ अभी। तो मैं पूरा ऐसा था कि भाई तेरी गलती है, तू सब खराब कर दिया अभी। फादर, कुछ एक्सपेक्टेशन थे उनके, वो भी नहीं पूरे हो रहे, लैपटॉप भी चला गया। फिर मेरे एक दोस्त, उसने बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, ये लैपटॉप है तेरा, ये मेरा है, अब ये तू तेरा रख, मेरे पास और कुछ है मैं जुगाड़ करता हूँ, तू ये लैपटॉप पे काम कर, ये लैपटॉप तू रख, तेरा कुछ मत ये मत कर, तू ये काम करना स्टार्ट कर दे, बाकी उसको छोड़ दे। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, कुछ नहीं भाई, पुलिस स्टेशन में क्या ही हो, 70,000 उनके लिए ऐसा है कि भाई जान दो, गया होगा, तेरी गलती है। वो होता है ना कि भाई सर मेरे को चाकू मार दिया, तू बाहर क्यों निकला, तेरा बॉडी लेके घूमेगा, चाकू तो मारेगा ना सामने वाला। मैं बोला सर चोरी हो गया है, मेरे से गलती हो गई, आप ढूंढो, बोला तेरी गलती है। बोला ठीक है चलो, अभी वो लैपटॉप तो नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल के मैं छोड़ दिया वो। फिर मैं टेंशन में आ गया, 2-3 दिन तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्या करे क्या करे। मेरे को था भाई 70,000 ये वापस लाना है अपने को, कुछ तो करके ये वापस लाना है। फिर मैं फ्रीलांसिंग वगैरह करता था फाइवर पे। मैं मेरे पास ना कैनवा का सब्सक्रिप्शन था, मैं कॉलेज से लिया था। कॉलेज को बोला था कि मैं आपके पोस्टर्स वगैरह एडिट करता हूँ, मेरे को कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले दो। उनसे 10,000 का सब्सक्रिप्शन होता है कुछ, 10 या 20 कुछ तो होता है। वो सब्सक्रिप्शन लिया था, और फिर मैं कैनवा से पोस्टर बना के मैं फाइवर पे बेचता था काफी लोगों को, थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करके। उससे मेरी जनरली मंथली काफी अच्छी अर्निंग हो जाती थी। और वो भी चला गया, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं, तू समझ रहा है, अचानक से सब खत्म। फिर मैं सोचा कि एक काम करते हैं, अभी ये 70,000 वापस लाते हैं। फिर मैं सोचा कि स्टॉक मार्केट, मैं ऐसा लिख लिया, कागज लिया, उसमें लिख रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉक मार्केट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन प्रायोरिटी क्या है मेरे पास, मैं कहीं पे जाके काम कर लूँ भाई 1 महीना, लेकिन 1 महीने का 1 लाख को नहीं देगा तेरे को। थर्ड ऑप्शन इंटर्नशिप कर लूँ, फोर्थ ऑप्शन, ऐसा सब लिख लिया। फिर सबसे लास्ट ऑप्शन था कि भाई टीचिंग कर लूँ। मैं बोला ये सबसे फर्स्ट होना चाहिए, ये मैं बढ़िया करता हूँ। फिर मैं मेरे एचओडी सर के पास गया, एचओडी सर बहुत सपोर्टिव थे मेरे। उन्होंने बोला तू बता तेरे को क्या करना है। मैं बोला सर मैं एक कंपनी रजिस्टर करता हूँ, उसके अंडर मैं बच्चों को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दूंगा, 1 महीना उनसे मैं प्रॉपर तरीके से सब चीजें करवा के लूंगा, प्रोजेक्ट्स बना के लूंगा, उनको हेल्प होगी सर। वो बोले देख ये बहुत सीरियस चीज होती है, अगर 1 महीने में उनको, जो बच्चे हैं उनको उतना मिला नहीं तो वो पैनिक कर जाता है, वो तेरे को हेट करने लग जाएंगे। बोला सर मेरे को पता है, मैं अच्छे से सिखा दूंगा। वो 1 महीना मैं बोला, तो बच्चों ने क्या करा पता है, उनके दोस्तों को बोला कि भाई अक्षय भैया इधर सिखा रहे, तुम दूसरे इधर आओ। मतलब जहाँ पे मेरा कॉलेज है वो ऑल रूरल है, तो जो जो सिटी से लोग वहां पे आ रहे हैं रूरल जगह पे, ताकि एक बंदे ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक बंदे को बुलाया है, उसके दोस्त को, कि भाई आप 100% तेरे को पे बैक मिलेगा।
तो वो 50-60 लोग थे, वो वहां पे बैठ के रोज हम लोग 1-1 2-2 घंटा में उनको पढ़ा रहा हूँ। वो एमएल मेरे को लगता है भाई बेस्ट चीज थी मैंने पढ़ाई लोगों को, और वो 1 महीने में मैं खुद बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था कि भाई मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और मेरा एमएल कितना तगड़ा है, वो मेरे को ऐसा लगने लग गया था वो टाइम पे। तो फिर वो मैंने अराउंड 1 लाख 120 कुछ अर्न करे थे। मैं 30% मैंने कॉलेज को दे दिया बिकॉज मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा था। एंड देन वो बच्चों ने प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत चीजें क्लियर हो गई। वो बच्चे अभी भी मेरे कांटेक्ट में बहुत तगड़ा फोड़ रहा है। और ऐसा करके मैंने अराउंड कॉलेज वो जो लैपटॉप की सारी फीस मैंने रिकवर कर ली। और फिर आगे वही टीचिंग वगैरह में भी थोड़े दिन कंटिन्यू करा। तो इस तरीके से भाई वो पैसा वापस आया मेरा। जैसे हमें एचडी रोल के लिए पता रहता है कि भाई हमें डीएसए करना है, हमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स अच्छे करने हैं, या एलएलडी एचएलडी अब आ गया है, ठीक है, वो चीज़ें पे फोकस करना है। लेकिन अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है तो क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए बंदे को? ये यही चीज हो गई कि बहुत लोगों को ना स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है। मतलब मैं भी यही सोचता था कि डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट बनूंगा, और बनते भी है लोग, नो डाउट। बट यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एसडी की तरह रोल्स ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, राइट। और डेटा साइंटिस्ट काफी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है कि कंपनीज काफी ट्रस्ट करती है उस बंदे पे। भाई तेरे पास हम लोग बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, डेटा का एक्सेस है भाई तेरे पास, तू सब देख पा रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि कंपनी बहुत ही ज्यादा, एटलीस्ट डेटा साइंटिस्ट के लिए उनको बहुत तगड़ा बंदा चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बेसिक चीजें मार ली, नमपाय पांडास ये चेकलिस्ट बना ली और उतना कर लिया और तेरा हो गया। मेरे को लगता है डेटा साइंटिस्ट के लिए ना तेरे को पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा तेरा, तेरे को एक्सपर्ट दिखना पड़ेगा, तू है, तेरे को लगना पड़ेगा कि है भाई तू कुछ है ना। ऐसा नहीं कि नंपाई कर लिया और तेरे को आ गया भाई कुछ डेटा रैंगलिंग आ गया, ऐसा नहीं है। तूने प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, तेरे को उसको प्रेजेंट करते आना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि एक बंदा आता है, वो कॉलेज कोई तो ऑनलाइन कोर्स लगा लेगा या फिर कुछ तो ऑफलाइन जाके लगा लेगा, अराउंड 1 लाख 2 लाख का वो बैठता है। उनकी चेकलिस्ट होती है, ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, तुम बन गए डेटा साइंटिस्ट। उसके बाद में जॉब ढूंढते हैं, जॉब मिल नहीं रही है बिकॉज उनको पता ही नहीं जॉब लेते कैसे डेटा साइंटिस्ट की, कितने पोजीशंस अवेलेबल है नहीं है। अभी अमेजोन में कोई फ्रेशर्स को एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर ही नहीं कर रहा, क्यों करेंगे वो लोग? या फिर हायर भी कर रहा है तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि भाई आईआईटी में ही चले गए, वो वहां से ही हायरिंग कर रहे हैं, वहां पे तगड़े तगड़े बंदे हैं, उन्होंने ये कर लिया। बट एक लोकल जो रूरल एरिया का बंदा है या फिर जो कि टीयर 3 कॉलेज से आता है, उसके लिए वो ऑप्शन नहीं है, उसके लिए वो एक्सेस ही नहीं है अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट उनका। और स्टार्टअप्स तेरे को डेटा साइंटिस्ट के लिए डायरेक्टली हायर कर सकते हैं या फिर ये, तो वो जो मिड रेंज कंपनी है, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, ये लोग हायर नहीं कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो ऑलरेडी तेरा जो इतना बड़ा पोर्शन था जहां पे तेरे को जॉब लगने के चांसेस होते थे इन्फोसिस वगैरह, वो ऑलरेडी छोटा हो गया। अभी बचा सिर्फ जो टॉप 10 कंपनीज पकड़ ले और स्टार्टअप्स पकड़ ले, इन दो सेगमेंट में तेरे को फोकस करना है एज अ डेटा साइंटिस्ट। मैं बोलूंगा कि स्टार्टअप्स पकड़ो ज्यादातर, और यहाँ पे जो होते हैं ना प्रोग्राम्स होते हैं हर एक कंपनी के, जैसे अमेजोन का एमएल समर स्कूल है, बहुत तगड़ा प्रोग्राम है। बच्चे वहां पे एज अ इंटर्न लगते हैं, उनको फॉर श्योर पीपीओ मिल ही जाता है। वो सबसे सिंपल रोड लगता है मेरे को, एज अगर डायरेक्टली एमएल पे जम करना है, डेटा साइंस पे जम करना है। मोस्टली मैं बोलूंगा कि सबसे पहले एमएल पे ही जाओ, डेटा साइंस के लिए डायरेक्टली टारगेट मत करो। डेटा साइंटिस्ट के बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। अभी मैं डेटा साइंटिस्ट हूं, बट मैं डेटा साइंटिस्ट के अलावा जेन एआई और एजेंटिक एआई कर रहा हूँ। ठीक है, सामने वाला एक्सपेक्ट करता है वो, हर एक कंपनी में सामने वाला वही एक्सपेक्ट करेगा तेरे से कि तू डेटा साइंटिस्ट है ना, मतलब तेरे को एजेंटिक एआई आता है, तेरे को जेन एआई आता है, तेरे को डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आता है, तेरे को फास्ट एपीआई लिखना आता है, तेरे को स्ट्रक्चर बनाना आता है, सिस्टम आर्किटेक्चर बनाना, ये सब चीजें तेरे को आती है। वो बाय डिफॉल्ट समझ लेगा कि तू डेटा साइंटिस्ट है, मतलब तेरे को ये सब चीजें आती है। बट फ्रेशर्स को वो सब चीजें नहीं आती है, ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो मोस्टली देखेगा जो एसडीज है ना, वो सबसे ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं डेटा साइंटिस्ट में, राइट। बिकॉज उनका जो कोर है ना, वो बहुत तगड़ा है। एसडी, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर बहुत तगड़ा है, उनको बस एडिशनल चीजें ऐड करनी है और डेटा साइंटिस्ट बन जा रहा है। एक स्टार्टिंग से जो बंदा आ रहा है ना, वो डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बन के नहीं आ पा रहा है, उसको वो एनवायरमेंट ही नहीं मिल रहा है। उसको यही नहीं पता कि डेटा साइंटिस्ट को जब डिसीजन लेने हैं तो उसकी जो कितना ज्यादा डिसीजन किस तरीके से होते हैं, उसकी कितनी सीवे उनकी क्या ये रहेगी, प्रायोरिटीज किस किस तरीके से रहती है, उनको नहीं पता है। तो मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले इधर एआईएमएल टारगेट करो, फिर डेटा साइंस टारगेट करो। ठीक है, एआईएमएल में ऑलरेडी तुम्हारा जो सबसेट है वो कम हो गया, तुम मोस्टली
कुछ स्पेसिफिक चीजों पे फोकस कर रहे हो, एआई एमएल, उसमें भी तुम्हें और अभी ब्रांचेस मिल गई है कि एआई एमएल में भी कर रहे हो तो एक तो एलएलएम में जाओ या फिर कंप्यूटर विजन में चले जाओ, वहां पे और तुम्हारे सब ब्रांचेस क्रिएट हो गई। तो तुमको एक स्लोली एक सब ब्रांच देखो कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, वहां पे एंट्री करो, 1-2 साल वहां पे स्पेंड करो, स्लोली तुम डेटा साइंटिस्ट में शिफ्ट हो जाओ। डेटा साइंटिस्ट में तुमको स्टैटिस्टिक्स भी आना चाहिए, तुमको मैथमेटिक्स आना चाहिए। ये नहीं कि ग्रेडियंट डिसेंट का पैकेज डाउनलोड कर लिया और वहां पे मतलब सॉरी जो भी पैकेज है तुम डाउनलोड कर लिया और तुमको हो गया। तुमको उसके पीछे का साइंस मालूम होना चाहिए, मैथमेटिक्स मालूम होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि भाई ग्रेडियंट डिसेंट के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो चीजें हो रही है। अभी बंदे क्या है, बस आ गए भाई नमपाई आता है मेरे को, हाँ 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 आ गया आ गया। और क्या आता है, पाई टॉर्च और टेंसर फ्लो, अच्छा एक टेंसर बनाना आता है, आ गया, हो गया तो डेटा साइंटिस्ट या फिर एआईएमएल इंजीनियर। इस तरीके से थोड़ी होगा, प्रोजेक्ट्स इस तरीके से थोड़ी हो रहे हैं, राइट। और आज तू एआईएमएल करने बैठता है, कल को और कोई तो एक भाई एक नया आर्किटेक्चर ड्रॉप कर देता है, कुछ नया रेपो ड्रॉप हो जाता है, सब चीजें चेंज हो जाती है। अभी हम लोग जो कर रहा है इस वक्त, जैसे मैं बोल नहीं पाऊंगा बट जो भी अब तक जो भी नया आर्किटेक्चर है ना अभी इंडस्ट्री में जो सबसे तगड़ा चल रहा है एजेंटिक एआई का, कि ये अभी सबसे न्यू है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। कि सबसे पीक, ऐसा नहीं कि पिछला वो लैंगचेन वैंगचेन कुछ नहीं यूज कर रहे भाई। लैंगचेन कितना पुराना है बता, तेरे को पता है कितना पुराना है, 1 2 3 साल हुए होंगे, 4 साल हुए होंगे, वो आउटडेटेड हो गया और अभी बिल्कुल। हम लोग वो यूज नहीं कर रहे। तो हम्म, कितना ज्यादा फास्ट वो चेंज हो रहा है। और अपने जो लोग हैं वो एज अ डेटा साइंटिस्ट को देखते हैं कि भाई एक ये पाथ है, बस ऐसा करते जाओ और हम्म। डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। ऐसा अभी बचा नहीं है मेरे को लगता है। मतलब फास्ट ग्रोइंग है काफी ज्यादा। एंड जब भी कुछ भी नई नई चीजें आती है तो तुम्हें फास्ट अडॉप्ट करनी होती है वो सब चीजें। बहुत जैसे ज्यादा, एसडी यस। के रोल्स भी अब ऐसे ही होने लगे हैं, क्योंकि उसमें भी आर्किटेक्चर वगैरह होता है, बैकएंड वगैरह, हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसमें भी फास्ट अडॉप्शन चाहिए। तो ये मेन ही हो गया है, तो फास्ट अडॉप्शन वाली चीज तो हर चीज में। यस, एसडी का एक मेरे को बस एक कहीं पर देखा था मैंने पर्सपेक्टिव कि अभी जो हम्म। SD 1 है और SD 3 है, इन दोनों के बीच में नॉलेज का डिफरेंस बचा नहीं है। मतलब हम्म। जैसे कि SD 3 है वो क्लाउडोपस 4.6 यूज कर रहा है, SD 1 है वो क्लाउडोपस 4.6 यूज कर रहा है। अब दोनों का नॉलेज तो एक ही इस पे आ गया। अब इन दोनों को जज बिल्कुल। करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, उनका डिसीजन मेकिंग पावर, कि कितना तगड़े तरीके से वो डिसीजन को ले पा रहे हैं कि भाई यही चीज मैं क्यों यूज करूंगा। क्लाउडोपस ने हम्म। बोल दिया कि ये 3 अप्रोचेस हैं कि तुम इनमें तीनों में से एक चूज कर लो। अब इन दोनों में सबसे बढ़िया जो है SD 3, वो सबसे बढ़िया अप्रोच चूज करेगा बिकॉज उसके पास वो एक्सपीरियंस है। तो नॉलेज हम्म। वाइज सब लोग एक लेवल पे आ चुके हैं अभी, है ना। डिसीजन बिल्कुल। वाइज अब वैरी कर रहा है चीजें, आइदर हम्म। डिसीजन और तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है, वो दो चीजें मैटर करेगी। और आगे जाके देख तू बहुत ज्यादा मैटर करेगी, तुम्हारा एजुकेशन और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, ये दो चीजें हम्म। सबसे टॉप की स्किल लग रही है इस वक्त मेरे को। जैसे आज के टाइम पे अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट वाला रोल मतलब रोड मैप फॉलो करना हो, तो आप हम्म। कैसे बताओगे कि क्या क्या चीजें रिसोर्सेस अगर आप बता पाओ? जैसे कृष्णा एक मैं मतलब बहुत कॉमन सुनता हूँ मैं। यस यस, मैं बताऊं सबसे बेस्ट मेरे को लगता है कैंपस एक्स, सबने सुना है। मैं 2 3 वीडियो भी डाल दिया हूँ। कैंपस एक्स नीतीश सर है, नीतीश, हाँ नीतीश सर है भाई। मेरे को अगर तुम हिंदी में स्टडी करना अगर चाहते हो, कोई इशू नहीं है तुम्हें हिंदी में, तो भाई कैंपस एक्स नीतीश सर इतना परफेक्टली हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। और मेरे को जब मैं रिवाइज करने वाला था, मैं जॉब चेंज के लिए मैं उन्हीं का चैनल फॉलो करा और मेरे को लगा कि भाई उसके अलावा मेरे को कुछ लगा ही नहीं कि बाहर का कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ये बोल रहा हूँ कि हाँ मैं उतना कर लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम्हारा ऑलमोस्ट 80-90% तुम्हारा हो गया है। इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, बाकी 10% तुम्हें तुम्हारा इनपुट देना है कि भाई प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। बट 80% जो थियोरेटिकल चीज है वो वहां पे क्लियर हो जाती है कैंपस एक्स पे। उनके 100 डेज मशीन लर्निंग चैलेंज है, 100 ये वीडियोस है। बट बहुत ज्यादा ये लगेगी तुम्हें। एक वीडियो जो है वो 1 आवर का 100%, एवरेज 1 आवर का वीडियो है, एक वीडियो, एक टॉपिक है, वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा तभी तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्लियर होगा। बट उतना कर लिया, 100 डेज मशीन लर्निंग, 100 डेज डीप लर्निंग, उसके बाद लैंगचेन है उनका, जेएनआई का, जेएनआई लैंगचेन एंड लैंग्राफ, ये 3 4 चीजें हैं। ये ओवरऑल सबसे टॉप पे।
अगर तू बोलेगा कि स्टार्टिंग से अगर रोड मैप डिफाइन करना है, मैं प्रेफर करता हूँ कि सबसे पहले ना मैं बोलता हूँ बच्चों को कि भाई एक काम करो, कोई भी एक लैंग्वेज में सबसे पहले बैकएंड लिखते आना चाहिए। कोई भी एक ये चूज कर लो, जैसे जावा कर रहे हो तो भाई स्प्रिंग बूट कर लो, डीजेंगो कर लो, तो एक फिक्स कर लो। तुम्हें डेटाबेस के साथ चीजें करते आनी चाहिए, बैकएंड किस तरीके से कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ, ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद में मैं स्लोली जंप कर दूंगा, मेरे को लगता है कि मैं जंप करूंगा एआईएमएल पे। अगर मैं एमएल मशीन लर्निंग और एआई डेवलपर के बारे में बात कर रहा हूं तो, अगर डेटा साइंस की बात कर रहा हूं तो एसक्यूएल करना पड़ेगा। बट अगर एआईएमएल की तरफ जा रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी एसक्यूएल कोई नहीं पूछ रहा। मैं अब तक 4-5 इंटरव्यू देख लिया, किसी में भी एसक्यूएल नहीं पूछा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि एसक्यूएल करना ही पड़ता है, एआईएमएल के लिए नहीं करना पड़ता है, डेटा मशीन लर्निंग के लिए नहीं करना पड़ता है, डेटा साइंस के लिए करना पड़ता है। वो भी अभी अमाउंट उसका छोटा हो गया क्योंकि लोग काफी दूसरे टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो वो चीज हो गई। उसके बाद में मैं एमएल पे जाऊंगा। ठीक है, एमएल पे मैं अराउंड 1-2 महीना स्पेंड करूंगा अच्छे से। ट्रेडिशनल एमएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एमएल को छोड़ रहे हैं, बस जेएनएआई और डीप लर्निंग की तरफ भाग रहे हैं। उनको लगता है वो चीज बड़ी है, वो चीज बड़ी नहीं है। मैं अभी भी बोलूंगा ट्रेडिशनल एमएल भाई गोट है वो, उसी को सबसे पहले पूरा कर लो। एक बार डीप लर्निंग तुम्हें थोड़ा कम आता है चलेगा, ट्रेडिशनल एमएल पूरा क्लियर होना चाहिए। किस तरीके से भाई इवोल्यूशन होता है, किस तरीके से चीजें करती है, मैथ किस तरीके से वर्क करता है, उसके पीछे का सारी चीजें आनी चाहिए। किस तरीके से अलग अलग अल्गोरिदम काम कर रहे हैं वहां पे, सब चीज तुम्हें मालूम होना चाहिए। उसके बाद में तुम डीप लर्निंग में स्विच करो। डीप लर्निंग तुम वहां पे अच्छा खासा टाइम दे दो। वहां पे भी अगर तुम अलग अलग चीजों पे फोकस्ड हो, जैसे कि कंप्यूटर विजन में हो तो भाई तुम सीएनएन वगैरह में ही जाओ। अगर तुम यहाँ पे हो तो ट्रांसफॉर्मर वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट कर दो डीप लर्निंग में भी। एंड देन स्लोली तुम जेएनएआई की तरफ आ जाओ। अब ये चीज करनी ही पड़ेगी, एज अ डेटा साइंटिस्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी डेटा साइंटिस्ट की डेफिनेशन स्लोली चेंज होती जा रही है। एक बंदा था 5 साल पहले, उसका काम था कि भाई ऊपर बैठा है वो डिसीजन मेकिंग के लिए है। अभी वैसा नहीं है। डेटा साइंटिस्ट को वो एमएल भी मानते हैं, जेएनएआई भी मानते हैं, सारी चीजें मानते हैं। तो तुम्हें वो सब चीजें करनी ही पड़ेगी। इंटरव्यू में वो सब चीजें पूछेंगे, एमएल की भी और जेएनएआई की भी चीजें पूछी जाएगी तुम्हें, बिकॉज ये हॉट टॉपिक से, ये तुम्हें वो एक्सपेक्ट करते कि ये तुम्हें आते ही है। जेएनएआई हो गया। उसके बाद में अगर मैं डेटा साइंस की तरफ जाना चाहता हूँ तो फिर मैं स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स में डेटा साइंस को फोकस करके स्टडी करना स्टार्ट करो। अगर सारा करोगे तो भाई तुम सोच ही नहीं पाओगे, बहुत बड़ा चीज है वो, समंदर है उसमें, पूरा एक अलग डोमेन है वो। पूरा करने बैठोगे तो अपन को नहीं हो पाएगा। तो एक स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ जो जो तुम्हें लगते हैं। अभी कितने सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, तुम्हें पता ही है। तो हर एक का कॉमन टॉपिक्स उठाओ। लगे तो इंटरव्यूज जाके चेक करो कि मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के बारे में कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स आते हैं, उसका एक लिस्ट बनाओ और थोड़े बहुत एडिशनल उसमें डालो और वो स्टडी करना स्टार्ट करो। स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। अराउंड 1 मंथ मेरे को लगता है काफी है स्टैटिस्टिक्स के लिए। 1 मंथ या फिर एक अराउंड उसके आसपास, उतना तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में देना पड़ेगा। ये सब होने के बाद में तुम प्रोजेक्ट्स अराउंड, इसके साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं तुम्हें साइड बाय साइड। एंड एट द एंड ना तुम्हें सबसे तुम्हारा जो मतलब एंड होगा वो होगा रेज्यूम तुम्हारा, कि उसको देखने के बाद लग रहा है कि ये डेटा साइंस है कि नहीं है। एक बार खुद बैठ के ऐसा देखो कि भाई ये बंदा डेटा साइंटिस्ट है कि नहीं है। अगर वो नहीं लग रहा है मतलब तुम कहीं पे लैग कर रहे हो। ठीक है, फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन में चीज आएगी कि कितना अच्छे तरीके से तुम प्रेजेंट कर पा रहे हो एज अ डेटा साइंटिस्ट। लिंक्डइन पे तुम क्या हो, तुम गिटअप पे क्या हो, तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट्स कितने हैं। पता चले कि भाई पिछला 15 दिन से अचानक से डालने लग गए, ये नहीं होता है। 1 साल के पहले से तुम्हें चीजें डालती आनी पड़ेगी, तब लगेगा कि भाई ये बहुत पहले से काम कर रहा है। पता चले कि परसों अकाउंट बनाया लिंक्डइन का और फिर पोस्ट करना चालू कर गया डेटा साइंटिस्ट इज अ फील्ड वेयर, ऐसा नहीं होता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स बनाना स्टार्ट कर दो साइड बाय साइड। तुम जब ये चीजें सीख रहे हो, गिटअप प्रोजेक्ट्स बनाया, गिटअप पे अपलोड करो। कुछ नई चीज सीखी, स्लोली ट्राई करो कि भाई लिंक्डइन पे भी एक छोटी सी पोस्ट डाल दी। डोंट वरी कि वहां पे तुम्हें लाइक्स आने चाहिए वगैरह वगैरह, ये मत रखो। अगर इन्फ्लुएंसर बनना है लिंक्डइन तो उसके प्रोसीजर अलग है। बट बेसिक फुटप्रिंट्स क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे को लगता है इस वक्त। तो वो चीजें साइड बाय साइड होनी चाहिए। एट द एंड कोई बंदा सामने से अप्रोच करना चाहिए तुझे, इतना तेरे में पोटेंशियल बन गया तो फिर तू प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट के फ्लो में आगे जा सकता है। बट तू अगर बेयर मिनिमम ही कर रहा है, वही यूट्यूब पे कोर्स है देख लिया, अच्छा वही नमपाई कर लिया, वही पांडाज कर लिया, वही बेसिक बेसिक चीजें कर ली, तो मेरे को नहीं लगता कि अपन
इस वक्त तो डेटा साइंटिस्ट में ग्रो कर पाएंगे अगर ये सब चीजें कर रहा है। इसके अलावा प्रॉपर 100% दे पा रहा है तू, तो इस जर्नी में तू आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल, मतलब ट्यूटोरियल हेल्प में नहीं फंसना, हमें एक्चुअली अप्लाई हाँ। करना है वो सब चीज़ें। यस। तो आज की डेट में अगर कोई हमारे कॉलेज में कोई बंदा है, उसको अगर आप बताओ किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए जाए। देख अभी प्रोजेक्ट्स में ना बहुत लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई सिंपल प्रोजेक्ट रहा, बट तेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट अभी मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग हो गया कि भाई प्रोजेक्ट्स ना तेरे को तगड़े ही बनाने पड़ेंगे। तेरे को प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स बनाना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन लेवल मतलब ये नहीं कि तेरे को पूरा सर्वर वर्वर ले लिया वहां पे अपलोड, ये नहीं, बट एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट का उतना वैल्यू फील होना चाहिए। जैसा कि भाई पहले होता एक टाइम था कि भाई टू डू लिस्ट बना लिया, एक प्रॉपर बना लिया, समझ लिया और उसके साथ तू चल रहा है, वो पहले था। अभी मेरे को लगता है कि तेरा जो प्रोजेक्ट है वो लगना चाहिए कि ये इंडस्ट्री लेवल पे जा सकता है, ये डिप्लॉय हो सकता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तेरा प्रोजेक्ट ओपन करूँ तो वहां पे दिखना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे तेरे कि तेरा फोल्डर स्ट्रक्चर उतना बढ़िया है, अच्छे तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है तू, तो उस लेवल पे जा तू। ये सोच कि इसको अगर मेरे को प्रोडक्शन में डालना है तो क्या क्या चीजें मेरे को देखनी पड़ेगी, राइट। अब और एक प्रॉब्लम होता है कि मैं जब भी खोलता हूँ सबके इसमें एक ही होता है भाई, चैटबॉट चैटबॉट चैटबॉट। भाई तू डेटा साइंटिस्ट है, बस चैटबॉट चैटबॉट के आसपास ही घूम रहे हो। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक कोई तो ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, वो सबसे ज्यादा चलता है, लोग वहां पे टापते हैं, डाल दिया, हो गया। ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढो। लगे तो जो तुम्हारा यूट्यूब का वीडियो है वो देखो, बट साइड बाय साइड तुम्हारा अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढो। उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिमिलर, उसका अप्रोच लो, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लगाओ और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अलग प्रोजेक्ट बनाओ, अलग दिखो, अलग जगह पे सब चीजें अलग अलग करो। ऐसा नहीं कि वहां पे बन रहा है जोमेटो का क्लोन बन रहा है, तुम यहाँ पे स्विगी का क्लोन बना दिए, हो गया। नहीं, जोमेटो का बन रहा है, तुम कुछ अलग सोचो। जोमेटो का बन गया, बन गया, वहां पे यू नो या तुम उबर का क्लोन बना दो, सिमिलर है दोनों, बट यहाँ पे क्या है कि डिलीवरी बॉय की ट्रैकिंग वगैरह सिस्टम वगैरह अलग होंगे, उबर के सिस्टम्स वगैरह अलग होंगे, यहाँ के थॉट्स अलग होंगे। तो ये बस एग्जांपल है कि इस तरीके से चीजों को अलग रखो। प्रोजेक्ट्स बड़े बनाओ, अच्छे बनाओ, साउंड अच्छे करनी चाहिए प्रोजेक्ट। ऐसा बेसिक सा नाम रख दिया एआई चैटबॉट मत करो, उसका नाम अच्छा रखो, कुछ है उसमें जो जो चीजें है वो अच्छे से डिस्क्राइब करो। सिस्टम आर्किटेक्चर लिखना ट्राई करो कि तुम लिख पा रहे हो, इस कैसे बनेगा प्रोजेक्ट, क्या क्या चीजें होंगी, जो जो चीजें एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज होती है वो ट्राई यूज करना ट्राई कर दो। ऐसी चीजें मेरे को लगता है कि अभी करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट्स के लिए। वो टाइम चला गया जहाँ पे बेसिक बेसिक चीजों के साथ अपन लोग भागते थे कि भाई हो जाएगा हो जाएगा। अभी जो एचआर है वो ऐसा रेज्यूम खोलते हैं, वो देखते हैं प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, उनको पढ़ के पता चल जाता है कि भाई ये क्या है, किधर से है, क्योंकि उसने 10,000 रेज्यूम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं सेम चीज के बारे में। तो वो देखती है अरे ये तो पिछला वाला भी सेम ही यही था, तो वो फटाक से 6 सेकंड होते हैं उसके पास में, वो साइड में डाल देती है। तो वो चीज मेरे को लगती है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बच्चे, कि प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो। मैं बोलूंगा 30-40% प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं तुम्हारे रिज्यूम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वह उसके कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली प्रोजेक्ट्स अगर देखे जाए, अगर तू डेटा साइंस में है तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, अगर प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं जनरली, तो मैं जाता हूँ, जैसे एक कंपनी है, जैसे सपोज मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में ट्राई करना है, तो मैं जाऊंगा भाई, मैं देखूंगा कि अच्छा यहाँ पे कार्तिक है, यहाँ पे कार्तिक काम करता है, तो मैं देखता हूँ, मेरे को पता है कार्तिक डालेगा रेज्यूम, ठीक है। हाँ मैं हाँ। जाता हूँ लिंक्डइन पे, कार्तिक का रेज्यूम देखता हूँ, मैं देखता हूँ भाई कार्तिक यहाँ पे प्लेस हो चुका है, तो किस लेवल के प्रोजेक्ट्स है कार्तिक के, कार्तिक का प्रोजेक्ट किस लेवल के है, कार्तिक किस हाँ तरीके से हाँ। सोचता है। अभी कार्तिक तेरा तो 1 साल का है, बट मैं देखूंगा कि कोई 2-3 साल का बंदा है जिसने अभी अच्छा खासा कर लिया इंडस्ट्री में, वो क्या कर रहा है, उसके टीम में क्या क्या चीजें चल रही है, मैं उसका 70% उठाता हूँ। वो मैं देखता हूँ भाई अच्छा ये है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका, अगर मेरे को इसको अप्रोच करना है मैं किस तरीके से करूंगा, और फिर मैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके उसके उसके साथ काम करना स्टार्ट करता हूँ। यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो 100% रिपीट होगा ही होगा। तुमको थॉट प्रोसेस बदल के ये कर सकते हो। मैं ये बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को बहुत हेल्प हुई है इससे। मैं जब भी कुछ मतलब सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई सिमिलर बंदा ढूंढो ऑनलाइन जिसने ये चीज ऑलरेडी कर रखी है, उसके देखो उसने किस तरीके से वो गया है, उसका रास्ता क्या है, सेम रास्ता अपना देखो, अपने रास्ते से तैयार करो। तो ये सबसे सिंपल चीज मेरे को लगती है, प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो भाई ये चीज करो,
एसडी के लिए ढूंढ रहे हो, जाओ एसडी के प्रोजेक्ट ढूंढो, उनके रेज्यूम ढूंढो। 100% 50 में से 2 बंदे तो होते हैं जो लिंक्डइन पे उनका रेज्यूम होता है, देखो क्या क्या बनाया क्या क्या नहीं। क्लियरिटी बहुत ज्यादा क्लियर, थॉट्स काफी क्लियर हो जाते हैं उससे। एक बंदा ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है भाई, सब ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है उधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड वरना तुम वेब स्क्रैपर लगा के भी कर सकते हो, थोड़ा ओ तिकड़मबाजी भाई लगानी है। वो कर लो, फिर वो बैठो और चालू करो, डालो पाइथन स्क्रिप्ट। वो तो तिकड़मबाजी लगानी पड़ती है भाई, जबकि कुछ नया चाहिए होता है। और बाकी तुम चैट जीपीटी से दिमाग मारो भाई, वहां पे वो भी कुछ नई नई चीजें, हाँ इनोवेटिव आइडिया उड़ाता है। 2020 में जब हम लिंक्डइन वगैरह पे नए आए थे, तब लोग अपने आप से लिखते थे भाई पोस्ट वगैरह सारी, लिखते और थे उसमें लिखते थे। ग्रामेटिकल एरर्स होते थे, इसमें क्या बकवास लिख रहे, कुछ भी लिख रहे। अब देखो जो बिगनर बंदा है, जो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा होगा, उसको इंग्लिश भी नहीं आती होगी, वो भी भाई नहीं प्रोफेशनल लिख रहा है वहां पे। तो बहुत वो फर्क पड़ रहा वर्ड्स, है। कुछ कुछ वर्ड्स तो अपने को ये करने पड़ेंगे भाई, ये कौन से वर्ड्स डाल दिए उसने। हम्म अभी मेरे को लगता है ना एक अलग सा शिफ्ट आ रहा है अभी ना, अपन अपनी जो सबकॉन्शियस है उसमें एक अलग शिफ्ट हो चुका है कि अगर तेरे को लिंक्डइन के पोस्ट में गलती दिखी मतलब वो हम्म। ओरिजिनल है। बिल्कुल। अदरवाइज भाई मतलब तू गलती कर रहा है तो तेरे को वैल्यू ज्यादा मिल रही है भाई, नहीं नहीं ये बंदा हाँ जेन्युइन है। अगर तू वही। गलती नहीं कर रहा है, ये एआई है, पूरा ये है, हम्म। वो हो जाता है। वो तो तुम थोड़ा तो वो प्रॉम्प्ट चीज है, इंजीनियरिंग करो तो उसमें भी कर सकते, एआई से भी लिखवा सकते हो ऐसा। कर सकते हो। मतलब बट कुछ भी हो सकता है भाई। वही है। जैसे आपने बताया वो तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। बट अगर कुछ हम्म कुछ चीजें हैं जिसपे ज्यादा फोकस हो रहा है, जैसे आपने कुछ कुछ बताई, और कुछ बता पाओ, एक्सपीरियंस बता पाओ कुछ अपना। देख, मैं इंटरव्यू में बोलूँ ना तो अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो पहली बात तो सामने वाला, मेरे को अभी ऐसा फील होता है कि ऑलरेडी जो बंदा है वो बहुत ज्यादा, अभी मैं हूँ, मेरे को मेरी कंपनी बोल दे कि भाई तेरे को इंटरव्यू लेना है, मेरे को अचानक अभी तुम लोग को लग रहा बाहर से अगर जो बंदा है जो इंडस्ट्री में नहीं, उसको लगता है भाई वो इंटरव्यूअर है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो बहुत लेके बैठा है। मैं फ्रैंकली बोलूं, नॉलेज अभी किसी के पास बचा नहीं है। मतलब मैं स्टडी करा था 3 4 1 साल 2 साल पहले, राइट। 2 साल पहले मैंने एमएल का कोई तो कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, मेरे को ऊपर ऊपर से याद है वो, सही है। मैं पूरा प्रॉपर उस हिसाब से वो थॉट प्रोसेस से नहीं आ रहा हूँ कि मेरे को सामने वाले से 100% चाहिए। मेरे को चाहिए उसको क्लैरिटी है, जितना मेरे को क्लैरिटी उसको क्लैरिटी है उतनी, राइट। तो मैं उतनी क्लैरिटी ढूंढ रहा हूँ, सबसे फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेरे को लगता है कि बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है। डेटा साइंस के इंटरव्यू निकालो तुम, इतने ज्यादा रिपीटेटिव है कि मेरे को लगता है कि वो टेम्पलेट ही है डेटा साइंस के इंटरव्यू का, कि भाई वही चीज पूछेंगे कि भाई पी वैल्यू क्या है तुम्हारा, इवोल्यूशन मैट्रिक्स बताओ, प्रिसीजन रिकॉल के डिफरेंस बताओ, उसके फॉर्मूलाज बताओ, प्लस अगर जेएनएआई में थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हो तो भाई ट्रांसफार्मर के आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। तो वो काफी जेनेरिक सी टेम्पलेट लगती है इस वक्त मेरे को। इस वक्त किसी को इंटरव्यू आया है अभी डेटा साइंस का, मैं बोलूंगा भाई 5 6 7 8 टॉप कंपनी, जो भी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे कॉम्पिटिटर, उनका एम्बिशन बॉक्स से इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालो, उनका भाई लगाओ, चैट जीपीटी करो, उसका प्रॉपर एक समरी बनाओ कि ये चीज है, ये टॉपिक है रिपीटेटिव। उन टॉपिक को अच्छे से 1 2 दिन पहले प्रॉपर ब्रशअप कर लो कि हाँ भाई ये टॉपिक्स मोस्टली होता है। और मैं बोल रहा हूँ अभी मैं इस यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले मैं 4 5 इंटरव्यू दिया था, 5 इंटरव्यू एग्जैक्ट सेम थे। बस एक इंटरव्यू था कि जिसका ऑब्जेक्टिव अलग था, जो वॉइस में काम करने वाले थे उनका क्वेश्चन थोड़े अलग थे। बाकी जेनेरिक क्वेश्चन थे सारे के सारे, सेम वही था, इवोल्यूशन मैट्रिक्स। पाइथन के भी ऐसा नहीं कि डीएसए के कोई तगड़े क्वेश्चंस पूछ लिए, बस डिलॉइट ने एक क्वेश्चन दिया था, वो भी भाई इजी क्वेश्चन है, डिलीट कोड का। क्या था वो, लिंक लिस्ट है उसको सॉर्ट करो, मिल जाएगा, बहुत लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ, वो क्वेश्चन था। उतना कर लिए तो तुमको ना वो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि भाई अगर amazon माइक्रोसॉफ्ट गूगल ये है तो तुमको डीएसए करना पड़ेगा। अगर तुम इसको टारगेट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए, अच्छा यहाँ पे डीएसए नहीं पूछा जाता, राइट, तो मैं डीएसए को थोड़ा कम मार्जिन दूंगा, बाकी चीजों को ज्यादा दूंगा। यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक्स होते हैं, वो मैं वही टॉपिक्स पढ़ लूंगा। तो स्ट्रेटेजिकली अगर चीजें करी जाए तो बहुत सिंपल तरीके से इंटरव्यू निकल जाता है। बट अपने लोग हैं कि उनको वही करना है, यूट्यूब पे जाके प्रीवियस इंटरव्यूज ऑफ गूगल वही सर्च कर लिया, वो बैठ के देख रहे 2 2 घंटे 3 3 घंटे की किस तरीके से इंटरव्यू हुआ था। तो वहां पे तुमको मिल कितना रहा है कि 10% तुमको अंडरस्टैंडिंग हुआ कि अच्छा ये क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन 100% नहीं आएंगे इंटरव्यू में। बट तुमने अगर 50 इंटरव्यू निकाले हैं उसमें से टॉप के क्वेश्चन निकाले,
तो 70 to 80% चांसेस है कि उसमें से तुमको क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वो हो गया मेरे को इंटरव्यूज में लगता है। इंटरव्यू में ना मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, उनके लिए भाई सामने वाला होता है भगवान, तो उसको भगवान की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। एक तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि भाई ये कितना ज्यादा डरा हुआ है, ऑलरेडी डरा हुआ होता है, वो नॉर्मल होता है सामने वाला बंदा, उसको पता है कि भाई ये आने के बाद मेरे को अक्षय ही बोलने वाला है अगर कंपनी में आ गया तो वो रिस्पेक्ट वगैरह तो मतलब रिस्पेक्ट होती है, बट एक काफी कैजुअल सा रिलेशन होता है हर एक के साथ। इंटरव्यूअर वैसे ही है, बट बच्चे लोग उनको लगता है भाई ये भगवान है, ये कुछ बोल देगा, कुछ अपने को फील करेगा गलत। कुछ नहीं, आराम से बैठो, उसको भाई सामने वाला बंदा उसका काम है, वो 50-10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 में से तुमको 8 आ रहे हैं, काफी तगड़ा कर रहे हो तुम। ये नहीं कि 100% क्वेश्चन आए तभी इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है। मैं एज ए इंटरव्यूअर में देखता हूँ भाई 10 क्वेश्चन में से 8 दे दिए, बढ़िया बंदा है, जो मेन मेन क्वेश्चन थे उसको आ गए। 2 क्वेश्चन मैं जानबूझ के पूछूंगा कि जो तुमको नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि वो हाई लेवल के होंगे, वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें कि भाई तुम्हारी कितने कैपेबिलिटी है। एक बंदा एक सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछ लूंगा, हो सकता है तुम्हें 50% आ जाए, बट मेरे लिए वो इनफ है। बच्चे लोग वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बार इंटरव्यूअर ऐसा होता है कि वो देखता है कि डिमोटिवेट करा जाए सामने वाले को। कुछ कुछ होते हैं भाई, मैं देखा हूँ एक बंदा क्या फ्रस्ट्रेटेड था वो मेरा इंटरव्यू लेने में, मेरे को पता नहीं, मेरे को वही होता है, मेरे को लगता है वो रील आई थी ना, एक दिन पहले झगड़ा हो जाता है बीवी के साथ में इंटरव्यूअर का मेरे से इंटरव्यू से। वो सही होता है कभी कभी, मेरे को लगता है वो बंदा अलग ही फ्रस्ट्रेटेड था। वो आता है पहला ही क्वेश्चन कुछ तो खतरनाक सा पूछ लेगा, सामने वाले बंदे का ऑलरेडी वो घबरा हुआ होता है, वो टूट जाता है भाई सामने इंटरव्यूअर के सामने, भाई ये क्या पूछ लिया, मेरा तो इंटरव्यू खराब हो गया। तो वो चीज होती है, तो चिल, एक क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया, सेकंड नहीं आया, नहीं आया, आराम से दो। सामने वाला तुमको वापस कॉल नहीं करने वाला है, ना कोई जज करने वाला है। तुम कुछ 100th और 1000 नंबर के कोई बंदा है तू, जो कि उसके सामने बैठा है, उसको याद भी नहीं रहेगा तेरा नाम, तू कौन है क्या है। सो जज होगा नहीं होगा वो सब चीजें छोड़ दो, मस्त दो इंटरव्यू, कोई इतना हार्ड होता नहीं है। एक मुझे क्वेश्चन था, ये मेरा ही पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे आजकल बच्चे क्या रिसर्च पेपर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो भी रिसर्च पेपर आए मार्केट में उसको बहुत अच्छी मतलब कर लेते हैं, मतलब उसको पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, या रिसर्च पेपर लिखते भी हैं। तो अगर जैसे आपका डोमेन है उसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है या क्या चीज़ होती है? भाई बहुत सही क्वेश्चन है, मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। रिसर्च पेपर की, या रिसर्च पेपर हो गया, या फिर पेटेंट हो गया, या फिर ये जो भी चीज आप एडिशनल कर रहे हो आपके थ्रू आउट, जैसे बेसिक टू एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन ही पकड़ ले, आजूर का सर्टिफिकेशन ही पकड़ ले, भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल देता है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मतलब सामने वाले 10 लोगों में से कोई एक बंदा होता है जिसका एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन हुआ है, सामने वाले में से 50 लोगों 100 में से 2-3 बंदे होते हैं जिन्होंने खुद से रिसर्च पेपर लिखा हुआ है खुद से, और जो अच्छी जर्नल में पब्लिश्ड है, राइट। इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क गिरता है। मैं इंटरव्यू में था, मैं भी एक पेपर पे काम कर रहा हूँ, जनरली जो सिमेंटिक सर्च होता है उसके अराउंड मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ रिसर्च करने का। तो मैं उसके बारे में अभी भी चल रहा है मेरा। मैं इंटरव्यू में पूछा भाई तू क्या करता है और कुछ अलग अलग है, तो उसने सेम क्वेश्चन पूछ लिया सर्चिंग के बारे में, सिमेंटिक सर्चिंग वगैरह के बारे में, चंकिंग के बारे में पूछ लिया एक्चुअली। तो मैं शुरू हो गया चंकिंग के बारे में, क्योंकि मैं पूरा पी गया हूँ उसको खोल के, तो मैं वही भाई ऐसा है वैसा है वैसा है। उसने बोला तू तो काफी कॉन्फिडेंट है इस टॉपिक पे, तू और कुछ कर रहा है इसके बारे में? बोला हाँ मैं रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई कुछ चंकिंग के अलग अलग टेक्निक्स पे ट्राई करा जाए, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जाए। तो फिर वो बंदा भाई इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया, मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा गया था, बट मेरे को लगता है बस उस एक टॉपिक पे जो मैं बोला ना, जितना अच्छे से बोला और जितना कॉन्फिडेंटली बोला, मेरे को लगता है उसकी वजह से मेरा वो इंटरव्यू निकल गया था। और मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ, ये सही बात है। ये डिलॉइट का फर्स्ट राउंड था, शायद फर्स्ट राउंड ही था डिलॉइट का। भाई बड़ा सही निकल गया मेरा, क्योंकि उसको पता चला कि भाई ये रिसर्च कर रहा है, उसको भी उसने जाना, उसने क्वेश्चंस पूछे कि बता फिर ये क्या है वो क्या है, फिर सीमेंटिंग सर्च तो दूसरा कोई कौन कौन से सर्चेस मालूम है तेरे को। तो वो है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है, सामने वाले पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है। रिसर्च पेपर लिखो, मैं बोलूंगा हर एक बंदे ने एटलीस्ट ट्राई करो लिखने का, नहीं लिख पा रहे हो 2-3 लोग मिलो, एक कोई टॉपिक उठाओ, उसके बारे में स्टडी करो, रिसर्च पेपर लिखो, पेटेंट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो काफी ज्यादा तुमको डिफरेंशिएट करते हैं 10-15 लोगों में से। और इस वक्त तो वही चीज है कि तुम कितना खुद को डिफरेंशिएट कर पाते हो बाकी लोगों से। मैं मेरा जो मेरे रिज्यूम में मैंने पेटेंट डाला हुआ है उसका फायदा होता है मेरे को वो फील होता है कि भाई
सेम बंदा है जिसका रिज्यूम और मेरा रिज्यूम सेम है, जस्ट बिकॉज आई हैव अ पेटेंट, मेरे को ज्यादा कॉल आते हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है। तो पेपर लिखो, जितना हो सके लिखो, एक तगड़ा कोई टीचर पकड़ो भाई, प्रोफेसर, उसके अंडर बैठो, गाइड बनाओ भाई, हमको कुछ हेल्प करो और रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करो। मैं बहुत ज्यादा बैड फील करता हूँ कि मेरे को पहले मालूम नहीं पड़ा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च पेपर वगैरह। मैं बहुत लेट हूँ एक्चुअली। अगर तुम कॉलेज में हो तो भाई अभी के अभी इस टॉपिक को सीरियसली लो। और इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस था आपका अमेज़न का, उसके बारे में आप बता पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वहाँ पे? अभी जितने भी इंटरव्यूज दे हैं, मैं जो मेरी पोजीशन थी वो उतनी हार्ड थी नहीं, मतलब वो उनका बेसिक था कि तेरे को पाइथन अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग है, तो तेरा हो जाएगा। तो वहाँ की जो इंटरव्यूज थे, मेरे कोई टॉप लेवल के इंटरव्यूज नहीं हुए थे, एक बेसिक 2-3 इंटरव्यू हुए बेसिक लेवल के। मेरे को अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे, पिछली कंपनी में क्या कर रहा था, उससे पहले भी एक छोटी कंपनी में काम कर रहा था मैं, वहां पे तेरी जनरली प्रोग्रेस क्या थी क्या नहीं, और उसके बेसिस पे मेरा हो गया। तो मैं वही बोलता हूँ कि अमेजोन का एमएल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे को, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को उतना टॉप एमएल का अमेजोन का एक्सपीरियंस होगा। वो एक बेसिक था, बेसिक सा एवरेज सा था। उसके बाद में ऑप्टम में स्विच करा, वहां पे जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आए वो अलग अलग थे। डेटा साइंस के लिए तो वहां पे नहीं हुआ था, तो मोस्टली एमएल के बारे में भी बेसिक जितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तेरे को, जैसे कि भाई ट्रेडिशनल एमएल के ऊपर अमेजोन में ज्यादा फोकस करा था स्टार्टिंग में। ऑप्टम में भी ट्रेडिशनल एमएल टॉप पे था, प्लस जेन यहाँ पे था। तो वो दो चीज होती है। हम्म, बाकी आई थिंक, हाँ उतना ही है। मतलब ट्रेडिशनल एमएल तो चाहे तुम कितना ही फास्ट करो है, तुम्हारे फंडामेंटल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ये है। फंडामेंटल्स रहेंगे। अमेज़न एमएल स्कूल के बारे में पढ़ा है? या इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जिसका जो फर्स्ट ईयर में बच्चा है जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ईज़ी हो जाए इंडस्ट्री में घुसना? और भी ऐसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं? अब मैं जनरली एमएल स्कूल का काफ़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज मेरे कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है इस वजह से। मेरे एक दोस्त था जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट उसने अभी इंटरव्यू दे ही दिया है, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। अराउंड 30,000 बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं हर पर ईयर, और 3,000 अमेजोन सिलेक्ट करता है। वो 3,000 में भी कट टू करके वो 300 लोगों को रखता है जिनके रेज्यूम्स तगड़े हैं और जिनकी अटेंडेंस वगैरह सब तगड़ी है उस प्रोग्राम में। और एट द एंड फिर अगर इंटरव्यू शेड्यूल होता है, इंटरव्यू हो गया, फिर तेरे को एज अ इंटर्न वो पहले हायर करते हैं। तो ये फ्लो काफी क्लियर है। बाकी मेरे को लगता नहीं कि कोई और कंपनीज होगी जो कि इस तरीके की प्रोग्राम्स रखती है। बट अमेजोन का बताया, माइक्रोसॉफ्ट का है शायद कुछ है, बट मेरे को वो क्लैरिटी नहीं है। वो होता है वुमेन्स के लिए तो काफ़ी हम्म। प्रोग्राम्स होते हैं इंडस्ट्री में। बट सही एमएल के सही लिए सही। तुम अप्लाई करो, एमएल स्कूल के लिए अप्लाई करो, हर एक ने अप्लाई करना चाहिए। वो काफी फास्ट प्रोसेस चलता है, मतलब 6-7 महीने में तुम्हें रिजल्ट पता चल जाता है कि भाई कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ में, और एट द एंड तुम वो कर भी सकते हो। एज अ इंटर्न ही तुम्हें 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलता है एज अ इंटर्न। तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है और एक्सपीरियंस काफी तगड़ा होता है। और अमेजोन ट्राई करता है कि पीपीओ दे ही दे, तो वो दिमाग में रखो कि वो करना है। अदरवाइज तुम स्टार्टअप्स टारगेट करो भाई, स्टार्टअप्स में भी बहुत तगड़ा है। मेरा एक दोस्त है, वो अमेजोन से निकल के स्टार्टअप में चला गया भाई, बहुत तगड़ा पैकेज मिला है उसको, पता है। बट उतना हम्म। प्रेशर होता है उसके ऊपर कि पूरा उसको ही हैंडल करना है वहां पे, बट सीखने को उतना मिल रहा है और उतना ज्यादा वो ग्रो भी कर रहा है। उसको वो 5-6 1 साल में जितना एक्सपीरियंस मिला है, मैं बताता हूँ, क्रेजी मिला है वो, मतलब अनबीटेबल वो हो चुका है इस वक्त। वो 2-3 साल में नहीं मिल सकता यहाँ पे एमएनसीज में। मैं हाँ मैं बोल रहा हूँ ना उसको, मैं बात करता हूँ ना हाँ उससे, तो वो बड़ा वो होता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। मैं बोला भाई हम लोग हाँ। चिल करते हैं भाई, देख क्या लाइफ है। वो बोलता है देखते हैं भाई। एक दो वो 1-2 साल देखते हैं। 1-2 साल में वो किस लेवल पे ट्रेजेक्टरी पे चला जाएगा ना, वो बहुत 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 है। हाँ। है। एक प्रोजेक्ट आया, सिस्टम आर्किटेक्चर हम्म होगा, फिर उसका नॉलेज ग्राफ बनेगा, नॉलेज ग्राफ बनने के बाद तुम अपन देखोगे अच्छा ये है। एक 2-3 अप्रोचेस आएंगे, फिर एक अप्रोच चूज होगा, वहां पे वो बंदा डिप्लॉय कर चुका है तब तक, है कि नहीं। हम्म तो प्रोडक्शन वहां पे फास्ट होता है मेरे को लगता है स्टार्टअप्स में, इसलिए काफी ज्यादा स्टार्टअप्स बीट कर रहे हैं अभी ना एमएनसीज को। तो वो एक हम्म। चीज है। वही ये चीज तो है, मतलब मैं जोमेटो का भी देख रहा था। एक मैं बंदे का पॉडकास्ट लिया था इससे पहले, तो जोमेटो में क्या होता था, सुबह मान लो कुछ चीज आई कि एक फीचर बनाना है, शाम तक डिप्लॉय।
मतलब मैं यहाँ तो हफ्ते लग जाते हैं, यहाँ महीने लग जाते हैं इस फीचर बनने में। पीएम से अप्रूवल, लीडरशिप से अप्रूवल, इसका क्या करेक्ट। फायदा, इससे क्या नुकसान। वहाँ शायद सुबह डिसाइड करा, शाम को डिप्लॉय। यस, यहाँ पे पहले हम्म। निकलेगा पैसा कितना जाएगा, खर्चा कितना होगा, हम्म। फिर वो वेरिएबल है नहीं है, सारी वही। चीजें उसी में अटपन अटके हैं। वहां तक भाई चला गया वहां तक, वो इतना वही। सोच भी नहीं रहे हैं, और वहां पे एक्सेस तेरे को ज्यादा है। हम्म। तू एज ए एम्प्लॉय है ना, तो तेरे को तगड़ा एक्सेस होगा वहां पे कि भाई तू कर सकता है, बिना पूछे चार हम्म। चीजें कर सकता है। यहाँ पे तू बिना पूछे चार चीजें नहीं कर पाएगा। यहाँ पे यहाँ तो सब कुछ अलोकेशन कर आना सकता है, चाहिए। हाँ। यहाँ पे तेरे बिल्कुल। को एक है हायरार्की है, वो फॉलो करनी पड़ेगी। हम्म। तो वो चीज है, उसकी वजह से तू ज्यादा हम्म। चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। यहाँ पे वही है कि एक बिल्कुल। दो साल हो गया, फिर प्रोजेक्ट चेंज हुआ, तब तेरे को कुछ हम्म। नया ढूंढने को मिला है। अदरवाइज तू हम्म। थ्रू आउट एक दो साल तक एक चीज पे काम कर रहा है, अच्छी चल रही है चीज, और कंफर्ट जोन बन जाता है भाई, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन हम्म। बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खतरनाक चीज है, मेरे को बड़ा ये फील होता है भाई कि मैं कहीं हम्म। कंफर्ट जोन में तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे को हम्म। हासिल करना पड़ेगा। तो वो चीज हमेशा बिल्कुल। दिमाग में चलती रहती है यहाँ पे। तो मैं कॉलेज में था, जैसे तेरे को बोला बोला बताया था कि भाई मैं टीचिंग वगैरह कर रहा था, तो वो टाइम पे मेरे को था कि मेरे को खुद का कुछ तो क्रिएट करना है, कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह क्रिएट करूंगा टीचिंग का। मेरा अच्छा खासा मेरा हम्म। कुछ है, अच्छा खासा बात कर पाता हूँ, तो मैं टीचिंग करूंगा। तो वो टाइम पे मैं कॉलेजेस में जाता था कि सर देखो यार, मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं पहले तो मैं पैसा, तू देखेगा ना मेरे पूरे पेज पे कहीं पे भी पैसा ही नहीं है, मैं कमाता ही नहीं हूँ इन सब चीजों से। तो मेरा ऐसा था कि भाई मेरे को हेल्प करनी है आपके स्टूडेंट्स को। आपके स्टूडेंट्स ने मेरे को बुलाया, एक कॉलेज था, आपके स्टूडेंट्स उन उस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मेरे को बुलाया था कि भाई मेरे हम्म। हमारे पास आओ, हमको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। मैं बोला ठीक है आता हूँ। मैं वहां पे गया कॉलेज में। कॉलेज में जाके वहां पे मेरे को बाहर बिठा के रखा। मैं बोला ठीक है भाई, अपन कौन ही है, अपन थोड़ी राजा महाराजा, बैठेंगे बाहर। तो फिर आधा एक घंटे के बाद में वो प्रिंसिपल ने बुलाया मेरे को। मैं गया अंदर, बोला हाय सर, हेलो हेलो। बोला ये आप कौन? मैं बोला सर मैं ये हूँ अक्षय गायकवाड़, मेरी ये कंपनी है, मैं जनरली लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करता हूँ, आपके कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बुलाया है। वो बोले ठीक है, आप हमारे टीपीओ से मिल रहे हो। मैं वो टीपीओ से मिलने गया, वो टीपीओ बोला भाई तू कौन है? मैं बोला भाई ये मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, आपके स्टूडेंट से बुलाया। बोले नहीं नहीं, तुमको तो जॉब नहीं लग रही इसलिए तुम यहाँ पे आते हो टीचिंग, यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह देने। मैं बोला सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, मैं फ्री में आया हूँ, आपके स्टूडेंट्स ने बुलाया है, आप डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं, बोले आप है, आप बस कुछ हो नहीं रहा है इसलिए आप ये साइड इनकम के लिए ये सब चीजें करते हो, आपके पास नॉलेज है, क्या कर रहे हो आप ये? ऐसे हर हर रोज 50 लोग आते हैं। मैं बोला आई एम सॉरी सर, बट मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो टाइम पे भाई मेरी खतरनाक ईगो हर्ट हो गई थी। मैं बोला भाई ये तो गलत हो गया यार, अपने साथ में अपन चैरिटी करने निकले हैं, बट टैग नहीं है अपने पास। वो टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा फिट हो गया था कि भाई अभी टैग चाहिए अपने को, ये बंद कर रहा हूँ मैं। तो वो टाइम पे मैंने ना मेरा टीचिंग का ये बंद कर दिया था उसके हम्म। 1 महीने में। मैं बोला अभी मैं टीचिंग नहीं करूंगा, अभी मेरे को मैं जाता हूँ कॉर्पोरेट में। मैं जो भी टॉप इनको लगता है टैग है, मैं वो टैग्स अभी जमा करूंगा। तो मैं फिर यहाँ पे आ गया, और फिर मैं टैग्स मेरे को अमेजोन का मिल गया। फिर अभी ऑप्टम में हूँ, डेटा साइंटिस्ट का टैग लग गया, 2 साल है। अभी मेरा ये ना फॉलोअर्स अभी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हर्टिंग थी कि भाई आप आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज हो रही है, आप उसको अप्रिशिएट करो। एज अ फैकल्टी हो आप कॉलेज की, आप इस तरीके से बिहेव करते हो किसी के साथ में, पहले तो आपको बिहेव ही नहीं करना आता। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खटक गया था, वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में मैं सोचा कि भाई अभी क्रेजी करना है, ये नहीं करूंगा अभी मैं टीचिंग वीचिंग। मैं छोड़ दिया टीचिंग उस टाइम के बाद में। वरना मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता था टीचिंग में वगैरह। तो वो हम्म। छोड़ के फिर अमेजोन में आया। और उसके बाद में मैं अभी वीडियो भी बनाया था उस कॉलेज पे। फिर वो कॉलेज पे जो वीडियो बना ना, तो सारे लोग उसको टैग करने लगे कॉलेज को, तो पूरी उसकी ट्रस्टी वगैरह सब लोग टेंशन में आ गए, भाई ये क्या हो गया, अचानक से कोई बंदा है आ गया कॉलेज का डिफेम कर रहा है। बट मैं कॉलेज का नाम नहीं लिया था, बट सबको पता है मैं किस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्रेजी हो गए। फिर उन्होंने मेरे एचओडी को फोन लगाया कि सर आपका एक स्टूडेंट है ऐसा ऐसा, वो इस तरीके से बोल रहा है। फिर एचओडी ने मेरे को फोन लगाया, बोला अक्षय मेरे दोस्त वोस्त हैं थोड़ा कांटेक्ट में है, तो भाई ये चीज अपन निकाल सकते हैं। मैं बोला ठीक है सर, निकाल दूंगा। आप बोल रहे हो इसलिए निकाल रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे टीचर्स की, जो भी मेरे को हेल्प करे उन्होंने बहुत ज्यादा। तो फिर वो वीडियो निकाल दिया। बट भाई क्रेजी हो गया था, 2 दिनों तक उनको नींद नहीं आ रही थी।
अचानक से 1 मिलियन तक वो वीडियो टच हो गया था, पता है। और ओ पूरा कॉलेज, पूरे लोग वहां पे वो स्प्रेड हो गया उनके कॉलेज में। वो दो उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, दनादन दनादन, और सबको पता चल रहा है कौन सा बंदा है, कौन टीचर है। मजा आ गया था वो वीडियो हटी, बट मैं बड़ा एंजॉय करा उस चीज को, बड़ा वो साइलेंटली हटा दिया उस वीडियो। मूवमेंट बन गया वहां पे वो। मोमेंट बन गया भाई, मैं बड़ा एंजॉय करा उसको। मेरा ये था कि जीत गए हम लोग, वो है ना कचरा चिल्लाता है, हम जीत गए, वो था भाई। मैं हटाया तब, मैं खुश होके हटाया, हटाया भी नहीं, वो अर्चिव कर लिया मैंने, बट ठीक है, देखते हैं। मैं बोलूंगा कि ट्राई करो इस वक्त की जितना हो सके, इधर मनी पे फोकस करो या फिर स्किल्स पे फोकस करो, दो चीज, दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़ेगी। अ, अगर स्किल्स पे फोकस कर रहे हो तो उस हिसाब से अपना रोड मैप बनाओ। जो अपन स्पेंड कर रहे हैं, हर एक जहाँ पे भी तुम स्पेंड कर रहे हो उसका रिटर्न कितना मिल रहा है तुमको, ये सोच के फिर स्पेंड करना। अगर तुम्हारा फोन का कॉस्ट तुम्हारे सैलरी से ज्यादा है तो वो वर्थ इट नहीं है। ट्राई करो कि सैलरी अपने फोन के कॉस्ट से ज्यादा बढ़ाओ, फिर फोन वगैरह परचेस करो या फिर बाकी चीजें परचेस करो। 10 जगह पे हाथ मारना बंद कर दो, पर्टिकुलर एक चीज पकड़ो, मेरे को ये चीज है, ये बननी है, यहाँ पे ये करना है, उसी पे फोकस करके उसके पीछे लगे रहो। अ, और एक बात, बहुत लोग बोलते हैं कि ये होगा नहीं होगा, ये सब चीजें जो होती है, देख, नहीं होगा होगा वो बात अलग होती है, बट तेरे को लगता है हो जाएगा, हो जाता है। मेरे को डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाता था मैं, मेरे को गारंटी ही नहीं थी कि अच्छी कंपनीज एमएनसीज में जा पाऊंगा मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज टीयर 3 कॉलेज से नहीं होता है। बट जब अपने को करना होता है ना, आड़े टेढ़े टेढ़े मेढ़े रास्ते जो मिले वहां से अपन पहुंच जाते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उस चीज पे काम करो कि तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के लिए तुम्हारी नॉलेज उतनी होनी चाहिए। अ, जितना हो सके भाई, एल्डर को रिस्पेक्ट करके उनसे लो, जितना हो सके, जितना ले सकते हो सामने वाले से उतना ले लो। जो अच्छा है वो ले लेना, जो बुरा लग रहा है वो निकाल देना, वो चीज मत रखना ना। हो सके डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट करो, रिसर्च पेपर पे रखो, और 10 लोगों में से जब तुम्हारा रेज्यूम ऐसा सामने आए तो तुम अलग दिखो, इतना अचीव करो, दैट्स इनफ। बस ये कर लो कि कुछ ऐसा सामने आए ना तो अरे ये कौन है, अलग दिख रहा है, इसमें कुछ 4 चीजें अलग है, इस तरीके से सोचो, दैट्स इनफ, हो जाता है सबका। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। पैसा बहुत है इस फील्ड में, तो जल्दी से जल्दी इस फील्ड में शिफ्ट हो जाओ, आ जाओ हो सके तो, एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो भाई कैसा लगा पॉडकास्ट? अगर भाई इस पॉडकास्ट में तुम्हें कुछ भी सीखने को नया मिला हो ना, मतलब डेटा साइंटिस्ट डोमेन में मैंने पहली बार करा है पॉडकास्ट और कई सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली, तो एक लाइक कमेंट करना है, बताना कि भाई क्या देखने को तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है। एंड भाई तुम कमेंट में ये भी बताओ कि भाई और किस किस को लाया जाए, ठीक है। तुम जिस क्रिएटर को बोलोगे अब तो पहुँच सकते हैं उस पर, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को भी ला सकते हैं अब हम, तो उसको ला सकते हैं हम, उसका पूरा हम जानेंगे कि उसकी जर्नी वगैरह, ठीक है। तो कमेंट में बताओ कि किस किस को लाना चाहिए। एंड अगर भाई लाइक कमेंट कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, उसको बुलाना पड़ता है, उसको मतलब फिर एडिट वगैरह मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है, भाई कोई टीम वीम नहीं है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक लाइक कमेंट करना, एंड नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, ठीक है।